सारी दीवारें गिरा दी, सोने का घड़ा तो नहीं मिला, पर मुझे ट्रूली ऐसे लगता है कि ये पूरी जगह जो है यही एक्चुअली सोने का घड़ा है जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्रियन कारीगर्स का उनमें प्रेजेंस बहुत कम है। अच्छा, तो एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें से हमारे जो महाराष्ट्र में जो हमारे क्राफ्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उन कारीगरों को एक्सपोजर मिले और उनको भी इस फील्ड में उनका भी प्रेजेंस हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत के वाव यानी द वर्ल्ड ऑफ वीमेन इस शो में आप सभी का स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जो अपने जिंदगी में कुछ अलग करती है। उनकी जिंदगी से शायद आपको भी प्रेरणा मिल सकती है। आज इस वक्त हम हैं पुणे के कोरेगांव पार्क में, जहां पर मोनालिसा कलाग्राम की जो फाउंडर है, संस्थापिका है, वो लीजा पिंगले हमारे साथ है। ये मोनालिसा नाम भी अलग है, आपको शायद लगेगा कि ये नाम क्यों आया। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से बतियाते हैं और जानते हैं कि इस आर्ट गैलरी के पीछे, इस कलाग्राम के पीछे क्या वो वजह थी, क्या उनका विचार था, क्या सोच थी। का लीजा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पहले तो नाम से ही शुरू करते हैं कि ये नाम जो है मोनालिसा एक बहुत अच्छा पेंटिंग है और मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आपके नाम के पीछे इस कलाग्राम के एक अलग तो मेरी माँ का नाम मोना था जी, तो उनका नाम मोना था, तो इसलिए मेरा नाम लीसा मेरे पिताजी ने रखा। तो मोना और लीसा, तो जब ये बात हुई कि शायद यहाँ आर्ट गैलरी खोल दे, तो मेरे पिताजी ने कहा, नॉट ओनली कहा, इंसिस्ट किया जी कि इसका नाम मोनालिसा कलाग्राम ही होगा। हालांकि मैं बोल रही थी कि अपने खुद के नाम से कैसे गैलरी खोल दे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मोनालिसा कलाग्राम ही होगा। तो इसलिए गैलरी का नाम मोनालिसा कलाग्राम है। वैसे तो आप फ्रेंच सिखाती थी जी, लेकिन फिर वो कैसे कि ये जो पूरी कला के साथ में, आर्ट के साथ में, वो कैसे जुड़ी आप? तो मेरी जिंदगी एक्चुअली ऐसी ही रही है कि कुछ चीजें होती गई मेरी जिंदगी में जो मैंने प्लान नहीं की हुई थी, पर जो भी चीजें हुई वो बहुत अच्छी हुई। तो मैं, जैसे आपने कहा, मैं पहले फ्रेंच सिखाती थी। तो वो करते वक्त मेरी माँ एक बहुत प्रज्ञात इकेबाना टीचर थी। इकेबाना यानी जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। करेक्ट। तो 40 साल से मेरी माँ वो सिखाती थी, तो मैं भी उनसे सीखी थी। तो मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में फ्लावर अरेंजमेंट्स करने के लिए जाती थी। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, तो क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा सा ही करना था, उनको कुछ फ्लोरल डेकोर वगैरह मदद करोगी। तो मैंने फिर वो उनकी बेटी की शादी की। अब हुआ ये कि उस शादी के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा, फिर उनके फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमारे यहाँ शादी है। तो ऐसे करते करते वो फ्रेंच सिखाना वो रह गया और मैं ये वेडिंग डेकोरेशंस करना शुरू हुआ। और फिर कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने एक्चुअली कहा, ये उनकी आइडिया थी। हालांकि मेरी माँ और मैं दोनों ही बहुत क्रिएटिव है, हमें बहुत आर्ट की तरफ लगाव है, पर ये आर्ट गैलरी खोलने की आइडिया मेरे पिताजी की थी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आर्ट गैलरी खोल देते हैं। तो वो करते करते फिर अब कंप्लीटली इसमें डूब गई हूँ कि तो ऐसा होते गया। जिस ये पिंगले फार्म में हम बैठे हैं, बहुत पुराना है आपका जी पूरा? ये एक्चुअली पहले ये खेत जमीन थी जी। मेरे पिताजी के दादा ने ये जमीन खरीदी थी और ये घर जो है ये 100 साल पुराना घर है, जिसमें मेरे पिताजी अभी भी मतलब बिल्कुल इसके बगल में रहते हैं जी। बगल में रहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये हमारी आर्ट गैलरी है। तो ये 100 साल ये जमीन, ये घर हमारे परिवार में है। इसके साथ आपकी बचपन की यादें जुड़ी होगी, कोई ऐसी याद है इस क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ और होगा, जब आपने बनाया तो कुछ और बन गया, और बचपन में आप यहाँ पे बड़ी हुई तो
कुछ यादें होगी। जी, बचपन में मैं यहीं पे बड़ी, उस वक्त एक्चुअली पूरी खेती थी यहाँ जी। पे। पर इस घर के बारे में एक किस्सा है। जब हम छोटे थे तो मेरी दादी मुझे और मेरे भाई को बताती थी कि ये जब घर मेरे परदादा ने बांधा बना, था, जी। तब उन्होंने किसी दीवार में एक सोने का घड़ा छुपा के रखा है। और इस घर की सारी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं। तो जब हम ये आर्ट गैलरी क्रिएट कर रहे थे तो दीवारें हमको तोड़नी पड़ी कि एक कंप्लीट जगह मिले। तो जब हम हर एक दीवार तोड़ रहे थे तो मैं हर रोज अपने भाई को बोलती थी कि ये इस दीवार में वो सोने का घड़ा हमको मिलने वाला है। तो पर वो सारी दीवारें गिरा दी, सोने का घड़ा तो नहीं मिला। पर मुझे ट्रूली ऐसे लगता है कि ये पूरी जगह जो है यही एक्चुअली सोने का घड़ा है जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं। फिर जब कलाग्राम शुरू करने की बात हुई तो पहली बार जो किया होगा, क्या आप लोगों से मिले, उनको बुलाया, किस तरह से वो सारा हुआ? एक्चुअली ये जब आर्ट गैलरी हमने खोली तो शुरू में तो ऑफ कोर्स जो हमारे दोस्त थे आर्टिस्ट, मैं पहले से आर्टिस्टिकली इंक्लाइन थी तो काफी दोस्त थे जो आर्टिस्ट थे, उनके साथ किया। पर मुझे ट्रूली लगता है कि इस जगह में कुछ जादू है जिसकी वजह से लोग जुड़ते गए, और या तो आर्टिस्ट हमें अप्रोच करते गए या हम किसी को भी, पर इस जगह में वो है कि वो अपनी तरफ लोगों को खींच लेता है। कई बार यहाँ पर संगीत के शोज होते हैं, कभी नाट्य का रंगमंच होता है, कभी बिल्कुल सितारों के तले आप मूवीज देख सकते हो, बहुत कुछ होता रहता है यहाँ पर। क्या कुछ कैसे कैसे होता गया और कैसे कलाकार जुड़ते गए इसके साथ में? तो शुरू में जब ये आर्ट गैलरी शुरू की थी तो यही प्लान था कि आर्ट गैलरी होगी, मतलब जिसमें कन्वेंशनल आर्ट शोज वगैरह होंगे। पर ये नाम जो है मोनालिसा कलाग्राम, कलाग्राम मतलब जहाँ पे सब कलाएं हों, तो ये भी इस जगह ने अट्रैक्ट की हैं ये सारी चीजें कि हम यहाँ पे, जैसे आपने कहा, हमने मूवी स्क्रीनिंग्स की है, थिएटर, म्यूजिक, पोइट्री, लिटरेचर, डांस, सब कुछ यहाँ हम करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह भी है, आर्ट गैलरी है और बाहर भी आपने देखा बिल्कुल है जगह है, अच्छी बड़ा लॉन है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें फॉर्चुनेटली होती गई और लोग आते गए। कोई शो है जो बहुत यादगार रहा? बहुत सारे शोज है, बहुत कंटेम्प्रेरी आर्ट में तो हमने काफी शोज किए हुए हैं। जो बहुत शुरू में, जब मुझे इतना मालूम भी नहीं था कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में, तब हमने एक शो किया था जो मुझे अभी भी याद है, जो मुझे लगता है कि जो अहेड ऑफ इट्स टाइम जैसे बोलते हैं, उस टाइप का शो था, जो पूना के लिए बहुत ही एकदम रेवोल्यूशनरी शो था। वो एक रूबी झुनझुनवाला करके एक सिरेमिक आर्टिस्ट है और एक श्रद्धा बुरावकी करके एक फोटोग्राफर है, उन दोनों ने कोलैबोरेशन करा के ये शो हुआ था। वो बहुत यादगार और बहुत बहुत सुंदर शो था वो। पर उसके बाद हमने काफी ऐसे शोज किए हैं जो कंटेम्प्रेरी में, पर मुझे पर्सनली जो बहुत जिसमें पैशनेटली इंटरेस्ट है मुझे, वो हमने पिछले 7-8 सालों से हम इस जगह पे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट शोज कर रहे हैं। या तो दस्तकारी हाथ समिति, मतलब जया जेटली जी, या दस्तकार लैला तैयब जी, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम करते थे। जिस वक्त यहाँ पूरी जगह में 90, कभी कभी तो 100 कारीगर सब होते थे, मतलब देश में हर कोने से आए हुए जो खुद कारीगर, जो खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो खुद आके यहाँ बैठते हैं। तो वो शोज़ भी बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत उसकी वजह से मोनालिसा को काफ़ी नाम मिला है। फिर आपने यहाँ पे किसानों को बुला के कृषि बाजार भी किए हैं, मुझे याद है। जी, हम करते हैं क्योंकि हम एक्चुअली किसान हैं। बिल्कुल। तो वो तो नेचुरल था कि हम फार्मर्स मार्केट भी करें। तो जी, हम फार्मर्स मार्केट्स करते हैं। अभी भी एक कोशिश है और एक थोड़ा सा बड़ा करने की, और लोग आ रहे हैं काफी। मैं अभी की एक थीम देख रही हूँ, अभी जिस वक्त हम बैठे हैं यहाँ पर, अभी जो शो है उसकी खासियत क्या है? ये जो शो है, जैसे आप देख रहे हो, एक सिरेमिक शो है जिसमें
इंडिया से 18 सिरेमिक आर्टिस्ट्स चाइना गए थे। चाइना में एक शहर है जिसका नाम लोंगचुआन है, और वहाँ पे सेलेडॉन, मतलब पीढ़ियों से सेलेडॉन ग्लेज करके एक लाइट ब्लूइश ग्रीन ग्लेज होता है जी। वो पीढ़ियों से वो ग्लेज के साथ वहाँ के काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं। तो ये 18 आर्टिस्ट वहाँ जाके रहे, 3 महीने रहे, उन लोगों से के साथ काम किया, उनके पास से ये सेलेडॉन ग्लेज के बारे में सीखा। और फिर ये जो सारे वर्क्स अभी यहाँ लगे हुए हैं वो ये है कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ जाके और 3 महीने रह के और वो सेलेडॉन ग्लेज सीख के उनके खुद के कंटेम्पररी वर्क पे उसका कैसा प्रभाव हुआ। तो इन सिरेमिक आर्टवर्क्स का ये एग्जीबिशन है। और साल में कई बार आपके पास में पूरे देश भर से दस्तकार कारीगर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या होने वाला है? अभी जनवरी एंड, मतलब 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हम एक मतलब कारीगर एक्चुअली वो खुद शो एक कर रहे हैं। 30 कारीगर है जो सारे नेशनल अवार्डीज हैं। उनमें एक यूनेस्को अवार्ड है जिनको मिला हुआ, और 2 पद्मा अवार्डीज हैं। तो ये सारे 30 कारीगर यहाँ खुद 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आएंगे। उसमें आर्ट होगा, क्राफ्ट होगा, टेक्सटाइल होगा, और ये 5 दिन का बाजार हम यहाँ कर रहे हैं। उसका नाम है विरासत। तो ये देश की विरासत यहाँ पर शायद आएगी, देश भर की पूरी कारीगरों का। मैंने हाल देखा कि अगर हम बनारस में जाते हैं तो कोई बहुत चंद परिवार बचे हैं जो वो वहाँ की बनारसी वीविंग करते हैं। वो तो छोड़ी, महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो पैठनी साड़ी है हमारी, बिल्कुल। लेकिन कुछ गिने चुने परिवार बचे हैं जो येवला हो या पैठन में हो वो करते हैं। मैं गुजरात में भी गई थी तो वही है। तो क्या लगता है आपको कि इनकी कला जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है? मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली ये कारीगर जो है, हमारी जो कला है, जो संस्कृति है, ये वही लोग उसकी धरोहर लेके चल रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, मेड इन चाइना चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो ना करके, मतलब मैं खुद एक्चुअली पिछले 8-10 सालों से जो भी मैं खरीदती हूँ वो या तो आर्टिस्ट या आर्टिजन डायरेक्टली उनसे खरीदती हूँ। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये करना चाहिए। और आपने अभी महाराष्ट्र में जो कारीगर है उसके बारे में बात की, तो ये जो सब बाजार जो होते हैं हमने जो किए हैं दस्तकारी हाथ समिति दस्तकर के साथ, मुझे लगता है कि महाराष्ट्रियन कारीगर्स का उनमें प्रेजेंस बहुत कम है। अच्छा। तो एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें से हमारे जो महाराष्ट्र में जो हमारे क्राफ्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उन कारीगरों को एक्सपोजर मिले, और उनको भी इस फील्ड में उनका भी प्रेजेंस हो। क्योंकि मैंने देखा, मैं गुजरात गई थी तो वहाँ पर अजरक विलेज बनाया गया है, और वो सारे लोग जो भूकंप के दौरान शायद पूरे तहस नहस हो गया था, उनके परिवार या कई सारी चीजें, उनके लिए कुछ ना कुछ बन गया। बिल्कुल। मैं पैठन और येवला के बाहर पैठनी जाते हुए बहुत कम देखती हूँ। बहुत कम। एक्चुअली हमारे पूना में एक यहाँ पे एक जो मेटल में काम, तांबाटाड़ी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसको तांबाटाड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे तांबे का और पीतल का काम होता है जी। तो वहाँ पे भी पहले तो ये था कि वो बड़े बड़े पीतल के बर्तन घड़े अलग अलग जो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी ये होना शुरू हो गया है कि अगली पीढ़ी जो है वो ये काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं है, कुछ बिकता नहीं है। पर मेरी एक दोस्त है रश्मि रानडे, उन्होंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया, और उनके साथ उसने ये किया कि उन्हीं की स्किल और उन्हीं की कारीगरी लेके, पर प्रोडक्ट्स जो बनाए वो थोड़े कंटेम्पररी, जो हम और आप इस्तेमाल कर सके, ऐसी चीजें उन्होंने उनके साथ कुछ 3-4 साल काम किया, और अब वो फिर से रिवाइव होने लगा है वो आर्ट फॉर्म। तो ऐसी चीजें और होनी चाहिए। तो मैं ये पूछ रही थी कि फिर यहाँ पर जो सारे कारीगर आते हैं तो
क्या जो जुड़ जाते हैं। और फिर हम महाराष्ट्र सरकार की भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर करना जरूरी है कि हमारी जो पुरानी विरासत है, चाहे वो साड़ी हो चाहे जेवर हो, महाराष्ट्र में जगह जगह अगर हम देखें तो बहुत सुंदर है, काफी चीजें हैं जो काफी हमें भी चीजें मालूम हैं नहीं है। जी। हमारे जूते सावन चप्पलों से साड़ी लेके में लकड़ी के खिलौने बनते हैं जो शायद कई लोगों को पता भी नहीं। जी। हम अभी चुनाव के दौरान गए थे तो वो देखा कि वहाँ के कलाकार है स्थानिक, जो लकड़ी के खिलौने जो है वो बनाते हैं फिर पूरे महाराष्ट्र में। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने इनको सबको साथ में लाकर कुछ एक करना चाहिए कि जिस तरह, और फिर उनका मार्केटिंग का स्टाइल जो है वो बदलने की जरूरत है कि मार्केटिंग आजकल सारा ऑनलाइन चल रहा है ज्यादातर, यहाँ तो आना मुझे चाहिए। लगता है कि इनको एक तो होता है जो डिजाइन इंटरवेंशन, मतलब कि जो चीजें अगर वो बना रहे हैं वो अगर आउटडेटेड हो गई है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो उनको ऐसी चीजें बनाने के लिए सिखाना चाहिए जो आजकल लोग लेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको ये कहा थे वो तांबड़ का अड़ी का इंसिडेंट, मैंने उस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट करता है, या तो उनको एक तो उनकी चीजें जो है जो अगर आउटडेटेड हो गई है या जो मतलब पुरानी, तो वो आर्ट रिवाइव अगर होगा और उसके लिए बायर्स अगर मिलेंगे तो वो आर्ट रिवाइव होगा। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर किया एक प्रोजेक्ट जिसमें सारे कारीगर है महाराष्ट्र में, जो कारीगर है उनके लिए अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया, उनको एक्सपोजर दिया, जो नेशनल मार्केट्स हैं हमारे वहां पे उनको एक्सपोजर मिला, उनकी चीजों को एक्सपोजर मिला, तो शायद फिर से वो सब सारे जो आर्ट और क्राफ्ट्स है वो रिवाइव हो सकेंगे। फिर आपका व्यक्तिगत तौर पर सपना क्या है, आगे क्या हासिल करना है, और इस कलाग्राम के बारे में क्या देख? तो सपनों का क्या है कि वो बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल मुझे ये है कि मोनालिसा कलाग्राम में मेरी माँ का नाम जुड़ा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये आर्ट गैलरी जो है मोनालिसा कलाग्राम, उसमें हम ज़्यादा अच्छे और शोज़ करें जिसकी वजह से हमारा नाम हो, मेरी माँ का नाम उसमें है, वो एक है सपना। दूसरा ये कि अभी जो बात हुई हमारी कि इन कारीगरों के साथ ज़्यादा टाइम दे सकें और उनके साथ और काम कर सकें, वो एक सपना है। पीएचडी करने का एक सपना है, शायद वो भी हो, वो भी शायद ये ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट में ही कुछ हो। तो काफ़ी सपने हैं। और सबसे खुशी का मौका कौन सा था आपकी जिंदगी में? सबसे खुशी का मौका वैसे तो बहुत थे, पर सबसे खुशी का मौका था जब मैं नानी बनी। मेरा एक छोटा पोता है जो अब 2 साल का होने वाला है, तो वो सबसे मेरे लिए खुशी का मौका था। आपका एक है कि किसान परिवार रहा है, फिर से खेती में जाने का कोई ये है? बिल्कुल इनफैक्ट पिछले 2-2.5 सालों में मैं हमारी महाबलेश्वर के बाहर खेती है जहाँ पे हम स्ट्रॉबेरीज उगाते हैं, तो पिछले 2-2.5 सालों से मैं वहाँ जा रही हूँ और देख रही हूँ। तो शायद वो भी हो कि फिर से ये सब छोड़ेंगे तो नहीं, करते रहेंगे, पर वो भी करे कि जो किसान हैं हम, तो वो फिर से खेती बाड़ी करना शुरू करें। और कुछ खड़ा जब करते हैं नया, चाहे वो आर्ट गैलरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर क्यों ना हो, परिवार घर क्यों ना हो, कई दिक्कतें आती है, कई उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उससे बाहर उभरने के लिए आप क्या करती है? उससे बाहर उभरने के लिए एक्चुअली अपने को खुद अपने आप में वो एनर्जी, वो शक्ति ढूंढनी पड़ती है जिससे आप आगे बढ़ते रहो, और जो आपका विजन है या जो ड्रीम है वो करने के लिए आपको कहीं से तो वो मिल जाता है, और लोग भी मिलते हैं एक्चुअली। और मेरी ज़िंदगी में तो वही है कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं जिनकी वजह से मैं ये जो भी करती हूँ वो कर रही हूँ, उनसे इंस्पायर होके कर रही हूँ, उनकी मदद से कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की हमसे। तो हम आप यहाँ पर लीजा जी से बात कर रहे थे जो ये कलाग्राम बसाया है पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में। इतनी खूबसूरत
प्राकृतिक सुंदरता की ये जगह है, ये शायद आपको बाहर से पता भी ना चले, लेकिन अंदर आने के बाद में पता चलता है कि कला के कई प्रकार यहाँ पर है। आप उसका आनंद साल भर ले सकते हो। अलग अलग शोज होते हैं, कभी आप नाट्य का मंचन देख सकते हो, कभी संगीत सुन सकते हो, कभी बहुत अच्छा खूबसूरत सी मूवी यहाँ पर देख सकते हो। यानी कुल मिलाकर ये जो जगह है ये बिल्कुल आने जैसी है। आपको क्या लगता है कि जब महिलाएं इस तरह से कोई काम हाथ में ले लेती है तो वो अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति बचाने के लिए काम करती है, तो वो किस तरह से उसको बढ़ावा मिलना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।